नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके और आज मेरे साथ एक जाने माने योग्य वकील श्री ए.के. साहनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा न्याय की बात है और आप भली भांति परिचित होंगे कि ऑनरेबल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस ताशीर अफसान साहब के केस एक आया था कि जो 5 नॉमिनेट भारत सरकार या एलजी नॉमिनेट कर सकता है, उस पर कांग्रेस ने आपत्ति की थी। और आपको ये भी बताते चले, इससे पहले इन्हीं के मेरे साथ जो बड़े योग्य पुरुष हैं ए.के. साहनी साहब, उनके बेटे असीम साहनी ने बताया था उस समय क्या वजह हुई है। आज हाई कोर्ट में ये केस लगा है, क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो ज्यादा इसके बोल नहीं सकता और मेरे सौभाग्य है दर्शकों को भी कि हमारे वरिष्ठ वकील ए.के. साहनी सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। दर्शक ये जानना चाहेंगे आज जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास ताशीर साहब का केस गया और सुना बड़े बड़े वकील जो कांग्रेस ने किए थे और जम्मू कश्मीर में भी जो जहां तक एडवोकेट जनरल साहब की बात है वो तो सुना त्याग पत्र पहले ही दे चुके हैं। दर्शक जानना चाहेंगे आज कानूनी प्रक्रिया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट लद्दाख में क्या हुई सर इस केस में। देखिए लोकेश साहब, पहले तो आपका शुक्रिया क्योंकि आप पूरा ट्रैक रखे हुए हैं। जब शुरू हुआ था तो मैंने कहा था ये ड्राई सब्जेक्ट है बड़ा, लेकिन लीगल अवेयरनेस लोगों को चाहिए क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सरकार का ये पहला इम्तिहान स्टार्ट हो गया है कि इस इम्तिहान में कि क्या वो उनका कोई भागीदारी है 5 लोगों में बनाने की, या गवर्नर साहब सिर्फ अपनी डिस्क्रिप्शन से ही बना सकते हैं। ये भागीदारी का सवाल है ना। अगर तो इस भागीदारी से बाहर है, मैटर इज डिफरेंट। तो अगर वो भागीदारी कर सकते हैं तो उसकी क्या सिचुएशन है, ये एक आज इस पहलू में इसी संदर्भ में आना था। तो फॉर्चुनेटली हम इस केस को अलाइव सुन रहे थे क्योंकि इसके बाद ये असीम साहनी जी का नेक्स्ट था, तो हम लोग इकट्ठे पेश हो रहे थे। तो ये केस मैं पहले क्लियर कर दूं, ये ताशीर अफसान जी ने नहीं सुना, उन्होंने एक स्पेशल, क्योंकि एज ए चीफ जस्टिस उनको उन्हीं की कॉम्पिटेंसी है, वो कौन सा बेंच सुनेगा, उन्होंने स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया श्रीनगर में। तो वो श्रीनगर में जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ इस केस सुनने के लिए, वो जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला जी जो हैं और मिस्टर राजेश सेकरी जस्टिस, तो ये 2 जजेस का आज बेंच था जिसमें ये वर्चुअल मोड पे लिया गया और कोर्ट में भी लोग प्रेजेंट थे फिजिकली। तो ये वर्चुअल मोड पर इसके आर्गुमेंट्स दिए 2 सीनियर एडवोकेट्स ने। सरकार का पक्ष रखा गया तुषार मेहता की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है दिल्ली से वर्चुअल मोड पर, और जो पिटिशनर है उसका पक्ष रखा अभिषेक सिंघवी जी ने। तो उन्होंने जो दलीलें दे दी और दलीलों से जो इशू बनकर सामने आया कि क्या इशू क्या है, व्हाट इज द कोर इशू, और सिनेरियो क्या रहा आज कि क्या चीफ मिनिस्टर साहब की इसमें क्या रोल था, क्योंकि सरकार है ना, सरकार तो अब चुनी हुई सरकार है, तो उसका भी हम रोल वॉच कर रहे थे कि उनका क्या रोल है कि भाई साहब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के इस सहमति में है कि वो जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है उसमें वो 5 लोगों की नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो ये वो नॉमिनेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट होगी या इन द कंसल्टेशन विद द सेंटर होम मिनिस्ट्री करेगी। तो ये बिल्कुल ही बाहर हो गए इस प्रोसेस से। वरना होता क्या है कि जो पहले भी बनते थे एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट बनते थे, लेकिन क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, तो इसमें परिभाषा थोड़ी सी बदल दी गई कि साहब डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 5 लोग बनेंगे। ये एक इंटरप्रिटेशन थी आज। तो ऑर्डर जो पास हुआ इनको दलीलें सुनने के, मैं कोर इशू बताऊंगा कि कोर इशू पे क्या रहा। पहला तो जो कोर्ट ने इसकी एडमिशन कर ली इस केस की, क्योंकि केस का ये स्टेजेस होती हैं। सो फर्स्ट स्टेज होती है या तो नोटिस और अल्टरनेटिवली एडमिशन, एडमिट कर लेना केस को। हाई कोर्ट का एक प्रोसीजर है अंडर रूल्स। तो उस केस को आज एडमिट कर लिया फॉर फाइनल हियरिंग, और इसकी फाइनल हियरिंग की जाएगी। तो फाइनल हियरिंग के लिए आज केस को रखा गया ये 5 दिसंबर। इन द मीन टाइम डायरेक्शन हुई कि साहब जिस को जो जवाब फाइल करना है, चाहे वो सरकार है, अब सरकार भी 2 हिस्सों में मुझे लग रहा है जो डिवाइडिंग है। वो एक है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से जवाब आएगा कि मैं कॉम्पिटेंट हूं, या सरकार मेरे को जो एडवाइस करेगी मैं वो करूंगा। तो डिस्क्रिशन की ये एक परिभाषा आएगी कि डिस्क्रिशन में मुझे चीफ मिनिस्टर साहब को कॉन्फिडेंस में लेना है या चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है। ये एक पॉइंट। दूसरा ये आ गया कि साहब जो इंटर्म रिलीफ वो मांग रहे थे, जिन्होंने पिटीशन करता, अभिषेक सिंघवी जी, बाकी जिन्होंने पिटीशन की है, तो ये पर्पज ये होता है कि इंटर्म रिलीफ ऐसे केसों में
मांगा जाता है कि साहब ये कोई ऐसी मिसचीफ ना हो जाए कि साहब ये 5 लोग आ जाएं और इधर से कोई और, जैसे कि हम देख रहे हैं सरकारें तोड़-फोड़ बनती है, तो ये 5 का आंकड़ा जमा हो जाए और कुछ आगे हो जाए और राइट टू वोटिंग जो है इन 5 लोगों को मिल जाता है, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। अभी तो सरकार खड़ी है, लेकिन कुछ आगे चल के तब्दीलियां, ऐसे जैसे होता है तोड़-मोड़, जैसे आप बाकी जगह देखा, तो ये कोई भी कहीं भी जा सकता है। ये तो फ्रीलांसर सिस्टम है ना। लेकिन ये मैं कहना कि साहब इसी को एप्रीहेंशन, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये पावर एक्सरसाइज नहीं की है अभी तक। जब हम बात कर रहे हैं 15 मिनट के बाद कर देते हैं, 5 मिनट के बाद कर देते हैं, या ड्यूरिंग हम आप डिस्कशन कर रहे थे नोटिफिकेशन आ जाती है ये 5 लोग नॉमिनेट हो गए। तो ये बात तो सीधी सीधी है कि अगर इस दौरान में नॉमिनेशन होती है तो ये सारे लोग बीजेपी के ही होंगे, अलाइंड होंगे, हमदर्द होंगे, जो भी होंगे, बाहर से तो नहीं आएगा कोई भी, बाहर के तो किसी को अंदर आने नहीं देंगे ये। तो लिहाजा इसमें भागीदारी जो है लग ये रहा है कि वो स्टार्ट हो गई है कि चीफ मिनिस्टर की इस 5 बंदे में बनाने में कोई भागीदारी नहीं होगी। इंटर्म रिलीफ उन्होंने नहीं दिया, इस बेंच ने सुनने के बाद ये कहा कि साहब अभी ये एंटीसिपेशन में आप आर्गू कर रहे हो कि अभी बनने हैं लोग, बन के तोड़ जोड़ होना है, तोड़ जोड़ होने के बाद इनको राइट टू वोट मिलना है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बाद आप कह रहे हो कि इनको राइट टू वोट ही बंद कर दो। अभी लोग ही नहीं बने कि इनका राइट टू वोट बंद करना है। ये बेंच का कहना था कि अभी ये प्रिलिमिनरी है, अभी ये उस स्टेज नहीं आई है। अभी तो स्टेज को हम सिर्फ ये सुनेंगे जो इस वक्त इशू बना है कि साहब जो अभिषेक सिंघवी जी ने रेज किया तो पिटिशनर की तरफ से, वो एक इशू जो है वो बड़ा अहम इशू मुझे भी लगा कि साहब इस पर डिबेट होनी चाहिए। वो इशू ये है कि जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 90 सीटें रखी गई थी असेंबली की, राइट जी बिल्कुल सर। तो ये उसके बाद अमेंडमेंट आई कि 5 जोड़ा जाए जी। उसी के प्रावधान में रखा गया था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी जाए, वो रिजर्व हो गई, हमें 90 सीटें मिल गई। अब ये टोटल इस वक्त क्लैरिफिकेशन क्या है कि इस वक्त अगर ये 5 जोड़ते हैं तो ये 95 होती हैं, फिर 90 कहां रही। इलेक्शन तो 90 पे हो गया, इलेक्शन तो 90 पे हो गया, तो 90 पूरे हो गए। अब 95 कैसे होने हैं? 95 तो ऐड करके या तो आप ये क्लैरिफिकेशन कोर्ट को देनी पड़ेगी, इंटरप्रिटेशन होगी कि साहब ये 95 की असेंबली है या 90 की असेंबली है। 90 की आप फॉलो किया ना आपने कि कोर इशू ये बना कि साहब ये असेंबली जो डिलिमिटेशन ने 90 की असेंबली बनाई या 95 की बनाई। 5 नॉमिनेशन होंगी और 90 ये होंगे, तो फिर 95 की असेंबली बोलना चाहिए ना हमको। तो 95 में से हाफ फिर देखना चाहिए, हमें निकालना है, ना कि हमें 90 से निकालना है, क्योंकि 5 तो वो कभी भी नॉमिनेट हो सकते हैं जो उनका टर्म ऑफिस है। लेकिन जो आज इशू रेज हुआ डिबेट के वक्त कि ये वन ऑफ द इशू था कि साहब जब असेंबली 90 की है तो ये 95 कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो बाकी हैं वो तो आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को दिए हैं। कल आप कहोगे जी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भी नॉमिनेट कर देते हैं, तो फिर तो असेंबली जो है वो जो डेमोक्रेसी तो सारी खत्म हो गई, डेमोग्राफी लेजिस्लेचर की खत्म हो गई। सो ये इशू जो थे कि अगर वो भी नॉमिनेट कर देते हैं क्या प्रॉब्लम है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के करने। लेकिन ये मैं आर्गूमेंट की बात कर रहा हूँ, ये एक आर्गूमेंट था कि साहब ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन विधान का जो स्ट्रक्चर है उस पर अटैक है कि आप लोग नॉमिनेट करोगे 5 के बजाय फिर 10 क्यों नहीं कर सकते। अगर आपने ये इसको नीचे ऊपरी लानी है फिगर है तो कल आज सपोजिंग 95 है, कल सवेरे अमेंडमेंट हो जाती है, पार्लियामेंट अक्सरियत बीजेपी की है, वो कह रहे नहीं साहब 90 के बजाय हम ले जाते हैं 120 ले जाते हैं, तो बाकी सब नॉमिनेट होंगे, इलेक्शन इतनों का ही होगा। तो फिर क्या परिभाषा रहेगी कि क्या वो आधे लोग जो हैं 46 लोग जो चाहिए वो क्या नॉमिनेट हो सकते हैं, 5 क्यों हो गए 46 भी हो सकते हैं। फिर मतलब ये एक डिबेट है 5 को रखने की लॉजिक क्या है, 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 46 क्यों नहीं। 46 का एक सारी सब। पहली बात तो मैं धन्यवाद देता हूं, जैसे हमने कहा आप ही एक ऐसे शख्सियत हैं जो आपके इतना अनुभव है वकालत का, जैसे आपने बताया जो हमें मीडिया में इतने पता जो ऑनरेबल ताशिर साहब ने नहीं, उन्हीं की क़यादत में बना। थैंक यू वेरी मच। अब एक चीज आपने और बताई है उसकी मैं क्लियरिटी चाहता हूं एक सारे सब दर्शकों के लिए। आपने कहा कि जो सरकार है, 2 सरकारें हैं, एक तो एलजी यहाँ पावर में है और चूंकि यूटी है काफी कानून जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो क्या ये हम ये मान लें जो आपने कहा कि ये सरकार जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन है वो है या होम मिनिस्ट्री के अधीन है? थोड़ा इसमें मैं चाहूंगा दर्शकों को और विस्तार से बता दें
और जो दूसरा बातों से जो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, सभी दर्शक जानना चाहते हैं, जब सरकार का केस लड़ा जाता है सर, तो एडवोकेट जनरल लड़ते हैं। इस केस से पहले ही एडवोकेट जनरल साहब ने, डीके रैना साहब ने रिजाइन कर दिया, तो उनकी जगह किसने रिप्रेजेंटेशन की, और ऐसे समय में उन्होंने रिजाइन किया जबकि इस सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की सरकार, उन्हें बड़ी आवश्यकता थी। ये क्या हुआ ऐसे? दर्शक इस पर भी पारदर्शिता चाहेंगे। जी सर। देखिए, ये बड़ी एक विडंबना बन गई है आज, जो देखने को मिली। जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है, जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है जो दर्शाया गया आज। देखने में ये आया कि जैसे एडवोकेट जनरल साहब ने रिजाइन कर दिया, उनको मालूम था कि ये केस आना है, सुप्रीम कोर्ट मेंशन हो चुका था। उन्होंने रिजाइन किया। मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या बात चली कि उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया इस केस के आने से। तो जो रिजाइन कर दिया, एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ, ये हमें अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये बात बाहर निकल के आ गई कि ही इज आउट। अपनी तरफ से वो आज पेश नहीं हुए। जब पेश ही नहीं हुए, या एलजी ने उनको परसुएड नहीं किया गवर्नमेंट की तरफ से पेश हो जाओ, या एलजी की तरफ से पेश हो जाओ, क्योंकि एलजी इज जो होता है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो इस वक्त जो पहले था, जो इलेक्शन से पहले जो स्थिति थी हमारी, वो थी राष्ट्रपति रूल की। इसको लेके चलना चाहिए, वो राष्ट्रपति रूल था। तो राष्ट्रपति रूल में चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, कैबिनेट, सब कुछ जो थी वो एलजी थी। वो किसी को पावर दे, किसी को पावर ना दे, मिनिस्टरों की पावरें ब्यूरोक्रेसी के पास थी। तो वो ऑल इन ऑल वन मैन शो था, राइट सर। अब वन मैन शो नहीं रहा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पिक्चर में है। चीफ मिनिस्टर आज, चीफ मिनिस्टर की जो क्यादत थी, उसके अंदर क्या कोर्ट के अंदर क्या दर्शाया गया, बाहर की तो हम नहीं अभी देख सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट के अंदर सिनेरियो था वो ये था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो सरकार के वकील थे, जो सरकार की तरफ से बनाए गए थे, आज वो सरकार के वकील थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से पेश हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की उसको डिफेंड किया। कभी तो नॉमिनेट तो हुए नहीं, लेकिन क्योंकि वो पार्टी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सेंटर पार्टी है, तो सेंटर की तरफ से तो आगे तुषार मेहता साहब, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से पेश हो गए सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल, और उनकी जो सरकार की श्रीनगर में टीम है। तो ये करे सर, ये हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर की। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस लगा मेरे को जो लगा वर्सेस चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जिसने पिटीशन दायर की है, अब हम ये नहीं कह सकते इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, ये लगता नहीं है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। अगर ये होती तो ऑफिशियल स्पोक्समैन जम्मू का, मतलब कांग्रेस का ऑफिशियल स्पोक्समैन वहां के, और राज्यसभा के मेंबर कांग्रेस के, तो ये उनकी कॉन्सेंट के बिना लड़ाई लड़ी। ये ऐसा तो नहीं हो सकता, लग नहीं रहा ऐसा कि भाई कांग्रेस ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया हाई कमांड को, और ये अभी तक बयान भी कोई नहीं आया कि ये कांग्रेस इसको डिसाउंड करती है। ऐसा तो कोई स्टेटमेंट आपने सुना ना मैंने सुना। इसलिए इसका मतलब इम्प्लाइडली, अगर एक्सप्रेसली नहीं तो इम्प्लाइडली इसने कांग्रेस ने इसने ऑन किया हुआ है, तो जो वकीलों से लगता है वो दर्शाया गया है। अब इसकी परिभाषा क्या निकलती है? आज जो वकील खड़े थे वो चीफ मिनिस्टर की तरफ से नहीं थे, वो वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस उमर अब्दुल्ला जी होल्ड कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वकील था। तो ये बड़ी विडंबना जैसी लगी हमको कि साहब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस तो पिटिशनर है, क्योंकि ये अलायंस में है। इनका अपना स्टैंड क्या है? ये स्टैंड क्या ले रहे हैं कि कांग्रेस ने गलत पिटीशन फाइल की है? क्या स्टैंड है उमर अब्दुल्ला जी का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का? क्योंकि क्यादत तो उनकी में चल रहा है ना, वकील तो उनका खड़ा हो, लेकिन उनका अभी क्योंकि बहस नहीं हुई उनकी, तो हमें उसका स्टैंड पता नहीं चला। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आर्गू करना चाहते हैं। कोर्ट ने उनको परमिशन दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप रिटर्न जो भी कहना चाहते हैं दरखास्तें दीजिए, हम मंजूर करेंगे, हम अलो करेंगे, ये बेंच ने उनको कहा। लेकिन जो देखने में लगा कि साहब ये जो पोजीशन बनी है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के वकील एक हो गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलग पार्टी आ गई, कांग्रेस एक अलग आ गई। तो ये स्टैंड क्या इनका कि भाई ये अभी जुमा 4 रोज नहीं हुए, तो ये क्या चीज दर्शाती? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टैंड है या नहीं है? वो अभिषेक सिंघवी को अपना ब्रीफ देते हैं कि नहीं देते हैं, या जो उसने आर्गू किया ठीक किया कि गलत किया उसको ऑन करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस कि नहीं करती है? ये स्टैंड आज क्लियर नहीं हुआ। सिर्फ इतना क्लियर हुआ कि साहब उनका वकील अपना है
लेफ्टिनेंट गवर्नर के वकील अपने हैं, कांग्रेस के वकील दिल्ली से आए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील तुषार मेहता पेश हुआ है। ये एक सिनेरियो जो बना, अदर देन दिस, और एडवोकेट जनरल ये मैं बता रहा हूँ कि जनरल सिनेरियो क्या निकला कि साहब आपने चीफ मिनिस्टर को मेयर बना दिया। जो हम डर रहे थे कि साहब ये इस सिचुएशन में क्या बात होगी, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आप एडवोकेट जनरल कैसे बनाएगा चीफ मिनिस्टर। मतलब अगर तो ये उसकी मर्जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सरकार आज किसको कहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर को कहेंगे। अगर ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर की सरकार नहीं है, सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, तो ये सिचुएशन मेरे हिसाब से सैक होने चाहिए ना। आप कोई भी वकील अफोर्ड नहीं कर सकता गवर्नमेंट के खिलाफ जाना। तो गवर्नमेंट क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन्होंने चुना या उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चुना। ये आज मतलब क्लैरिटी जो है वो एक दुविधा में चली गई कि साहब ये क्या पोजीशन बनी है कि अगर तो वो उनके वकील हैं तो प्राइवेट करने की जरूरत ही नहीं है, दे कैन अफोर्ड एंड आर्ग्यू द मैटर। लेकिन जो इशू कोर इशू बन के सामने आया, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल इशू कह लीजिए, इसको आप डिबेटेबल इशू कह लीजिए, वो ये है कि साहब जो 90 की असेंबली जो है, जो 90 की असेंबली है उसमें ये 5 नॉमिनेट नहीं हुए, वरना इलेक्शन जो है 85 का होता और 5 को रिजर्व कर देते नॉमिनेशन के लिए, वो हो गई 90 की असेंबली। लेकिन यहां क्या हुआ है कि 90 का इलेक्शन हो गया, 5 एक्स्ट्रा हो गए और बाकी जो थे वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हो गए। तो असेंबली की जो 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 मेंबरशिप है, जो टोटलिटी, वो आगे चली गई। तो वो मैं समझता हूं कि वो जो डिबेट थी वो आज एक डिफरेंट लेवल पर चली गई आज। एक किसानी सर, शुरू में तो जैसे ही उमर अब्दुल्ला साहब आए, शपथ ली, गार्ड ऑफ ऑनर हुआ, और जो उन्होंने कुछ ही दिनों में जबरदस्त क़यादत की, अगले दिन जब उन्होंने पूरी मीटिंग करने के बाद किश्तवाड़ में जो बहुत बड़ी घटना हुई है वहां पर सर गए, डिप्टी सीएम को साथ ले गए, फिर जम्मू में भी आए, तो लगने लगा। और जिस तरीके से उन्होंने जो रिक्वेस्ट की ऑनरेबल एलजी साहब को, दूसरा किसको, जो कुछ और चीजें मांग कर रहे थे अपने मैनिफेस्टो में, कहा जी जैसे राज्य का दर्जा दिया जाए, तो कुछ शुभ संकेत लगे कि अच्छा हो रहा। ये 2 दिन सोशल मीडिया में बात चली, मगर दुर्भाग्य देखिए आतंकवाद भी आ गया, 6-7 लोगों की जान चली गई, और ये बड़ा गंभीर मामला। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को अच्छा थ्रेट दिया है, ये काम छोड़ दो, एक मगर जिस तरीके से सर ये हालात बने हैं, तो अब अगर शुरू में ऐसा हो गया सर टोटल, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग, कांग्रेस की और रिप्रेजेंटेटिव गए, तो आपका इतना जो AK सानी सर असीम अनुभव है, इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर सरकार पर और आम जनता पर, और जो गठबंधन भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPIM जो साथ में है, इन पर क्या असर होगा? आखिर में ये भी आपका असीम जो अनुभव जो है दर्शकों के लिए बांटना चाहूंगा। देखिए जो आज सिनेरियो बना है आज, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है कोर्ट के अंदर, और डाइसेंशन सामने नजर आई कि भाई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का शायद कहीं भी वो कंसेंसस नजर नहीं आ रहा था कि भाई साहब अगर नजर आता तो एक ही परिभाषा में ये सारे लोग कहते। उन्होंने अभी कल या परसों दरखास्त उनकी तरफ से जो आएगी उससे और भी क्लैरिटी हो जाएगी कि साहब ये स्टैंड क्या है आपका, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड कांग्रेस के साथ जा रहा है या नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई अपनी दलील बीच में से दे रही है, या वो इंडिपेंडेंटली रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चैलेंज करते हैं कि साहब ये जो ये प्रोविजन ऑफ लॉ है ये अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भी कर सकते हैं, ये भी, क्योंकि आज मौका मिला 5 अगस्त तक, दिसंबर तक सबके पास टाइम है। अब वो लेकर आते हैं, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो अब क्लियर होगी जो डिबेट में चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, कि साहब सरकारी वकील जो हैं ये किसके अंडर हैं और कौन इनको अपॉइंट करेगा, और कैसे ये परिभाषा क्या बनी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को हाजिरी मरेंगे या ये हाजिरी लगाएंगे चीफ मिनिस्टर को? जो पहले था वो तो एक था कि भाई चीफ मिनिस्टर हाल ही नाल होता है, उसकी एड एंड एडवाइस पर सारा ये सिस्टम चलता है। लेकिन अब सपोजिंग जो आज वकील पेश हुए हैं, क्या ये चीफ मिनिस्टर इतनी ताकत रखता है कि इनको सैक कर दे, शाम तक डिसएंगेज कर सकता है? ये तो चीफ मिनिस्टर ने देखना है कि उनके खिलाफ ये पेश हुए, उनके हक में पेश हुए। अगर ये उनके हक में होते तो आज शायद ये दूसरे उनको प्राइवेट वकील करने की जरूरत ही नहीं थी। सो ही एंगेज्ड प्राइवेट लॉयर। तो प्राइवेट लॉयर को अगर गवर्नमेंट को करना है, क्योंकि
गवर्नमेंट भी वही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही है, और ये कहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया तो फिर ये कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में नहीं है, क्या कहेंगे हम इस वक्त? तो जब पावर में है और चीफ मिनिस्टर है तो फिर प्राइवेट लायर करने की क्या जरूरत है? प्राइवेट लायर कहां से आ गया? प्राइवेट लायर कर सकते हैं आप, लेकिन सरकार को तो नहीं करते ना। तो सरकारी लायर जो है, जो आए थे, ये एक नई परिभाषा बनी। मैं नहीं कहता कि ये बड़ी डिबेट को कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो अब, लेकिन पावर डिस्प्यूट हो गया। पावर जो सेंटर था वो दो बन गए। पावर सेंटर जो दो जब बनेंगे तो ये आगे बढ़ेगी, बात कम नहीं होगी, क्योंकि पावर सेंटर दो बातों से तो क्लियर हो गया। एक तो 5 लोग जो हैं, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी मर्जी से बनाएंगे, ये आज बिल्कुल क्लियर हो गई बात। तो जब 5 लोगों में चलनी नहीं इनकी बनाने की, एड एंड एडवाइस ही नहीं आनी है, तो फिर आगे जमहूरियत को खतरा है कि नहीं है? ये चीफ मिनिस्टर साहब ने और उनकी कैबिनेट ने सोचना है क्या आगे कैसे चलना है। तो फिर तो मैं समझता हूँ कि जो मेयर है उसकी पावर ज्यादा है बानिस्बत के चीफ मिनिस्टर से। चीफ मिनिस्टर ये एक नॉमिनल हेड बन के रह जाएगा। जो आपने पूछा मुझे कि आगे क्या सिनेरियो बनेगा, तो फिर ये मैं समझता हूँ जो लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं कि साहब ये कुछ करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। फिर कैसे करेंगे? फिर तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो तो जब उनको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत डिस्क्रिशन की पावर है तो फिर वो अपॉइंट करेंगे। डिस्क्रिशन में तो उनको किसी से नहीं पूछना है, सो ही हैज टू एक्सरसाइज द डिस्क्रिशन। जो बनाना चाहेंगे वो बना सकते हैं। इसी तरह से वो जिसको बनाना चाहेंगे, अब सरकार की क्या पोजीशन बनती है। सपोजिंग मैं आपको मिसाल देता हूँ कि डिसएंगेज करना चाहती है, तो अब एडवोकेट जनरल साहब तो बाहर हो गए, लेकिन बाकी भी तो टीम है, जम्मू में है, कश्मीर में है। अगर ये डिसएंगेज करते हैं शाम को, चीफ मिनिस्टर साहब की साहब दे आर नॉट गुड, तो अब ये जो बनाते हैं, सपोजिंग डिसएंगेज भी हो जाते हैं, जो बनाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको राय नहीं देते हैं कॉन्फिडेंट, क्योंकि हर चीज पे उनका दस्तखत चाहिए, वो दस्तखत नहीं करते हैं। तो फिर क्या बनेगा, क्या सिनेरियो बनेगा? या वो कहते हैं नहीं जो आज पेश हुए थे ये कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये मेरे वकील हैं। तो ये अब डाइसेंशन जो है नजर आ रही है कि साहब ये गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पर आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मेयर की फिर भी ज्यादा पावर है उस हिसाब से, तो इनको अगर यही पूछना ही है, सब कुछ करना ही है, और प्राइवेट लायर करके इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को डिफेंड करना है, तो प्राइवेट लायर नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना पड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर उससे ब्रीफिंग लेगा अपने प्राइवेट लायर से कि भाई साहब आपने क्या किया कोर्ट के अंदर। सरकार का कोई वकील उनको ब्रीफिंग नहीं करेगा जाके। वेरी गुड, तो फिर सरकार ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब भी ठीक है। मतलब चीफ मिनिस्टर साहब की इतनी ताकत नहीं है उस वकील को आके ये पूछे कि साहब मेरे को बताओ तुम पेश हुए कोर्ट में, क्या किसका ब्रीफ था आपके पास, क्या डिफेंड किया आपने? मेरे से पूछा क्या मैं क्या चाहता हूं, तो डिफेंड किसको करना है? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यही कहेगा मुझे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ब्रीफ दिया, तो सरकार आज कौन चला रहा है? चीफ मिनिस्टर। तो ये डाइसेंशन जो है बीच में, जो आपने कहा कि कैसे ये आगे चलेंगे, डाइसेंशन की नींव जो है वो यहीं से पड़ गई। अब कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, ये सब आपने देखा, ये आपने सब देखा कि कैसे ये नींव पड़ गई कि साहब ये डाइसेंशन आ गई इसके अंदर आर्गूमेंट्स में आ गई। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में भी कोई खुशगवार माहौल वाली बात नहीं है कि साहब अभिषेक सिंघवी जी की एक दलील है और चीफ मिनिस्टर साहब उनके साथ रजामंदी और अपना वकील खड़ा कर रहे हैं। तो जब वकील खड़ा कर रहे हैं तो समझ में आती है ना, ये आज जो हुआ, तो जो जितना भी ये जोर था कि साहब ये नहीं लगाया जाए, तो मुझे लगता है कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, क्योंकि स्पेसिफिकली सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि ये एप्लीकेशन जो है, ये प्रेयर इनकी रिजेक्ट कर दी जाए कि साहब इनको जो है, इनका कोई भी इंटर्म रिलीफ इनको मिला है। जैसे उन्होंने कहा था वापस जाइए, इसी तरह से इन्होंने भी कहा जी कि नो इंटर्म रिलीफ इज ग्रांटेड एट दिस स्टेज। लेकिन ये कहा कि साहब आप कभी आपको जरूरत पड़े या आगे कहीं वोटिंग होने वाली हो, तो आप कोई अगर लगे कि दिक्कत परेशानी है तो आप कोर्ट में दोबारा वापस आ सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इन्होंने भी कह दिया। लेकिन आज की डेट में नो रिलीफ एक्सेप्ट दिस की डिबेट होगी, एडमिशन ये हो गई है, आगे चलेगा। तो ये इसके साथ साथ ये दूसरी डिबेट भी चल पड़ी ना कि हु विल रिप्रेजेंट द चीफ मिनिस्टर। Exactly, you're right. Whether any government council, right from Jammu or Kashmir, is ready to defend this man. तो अगर इसकी बात ही नहीं चलनी है चीफ मिनिस्टर की कोर्ट के अंदर, प्राइवेट वकील खड़े करके एक आर्मी की तरह, 1 मैन आर्मी या 10 आदमियों की करनी है, तो फिर तो आप समझ लीजिए ना, वेयर डू यू स्टैंड? गवर्नमेंट कहां स्टैंड कर रही है? किसानी साहब, आप जज भी रहे हैं, कम से कम मैं भी आपको पिछले 4.5 दशकों से 45 साल से देख रहा हूं सर। एक चीज और जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए, बिकॉज मैं तो इसमें मतलब रॉ हूं। अगर ये चीज
पहले ही क्लियर थी ए.के. सानी सर की कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन है, मगर बिगिनिंग में ही साफ नजर आ रहा था, बल्कि इलेक्शन के दौरान ही उमर अब्दुल्ला साहब ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट को कहा, साथ में राहुल जी को कहा कि आप अपना ज्यादा जो ध्यान है ना वो जम्मू डिवीजन के रखिए और समतल क्षेत्रों में वहां होना चाहिए। वो ज्यादा कश्मीर भागते रहे, अगर जम्मू भागे तो पहाड़ों में भागे। खैर उसके बाद आए, मगर कहते हैं पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। फिर इसके बाद कांग्रेस मुंह के बल गिरी। एक तो इन्होंने आपने खुद देखा कि उदाहरण तौर पर ए.के. सानी सर विजयपुर की सीट जो है इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी, और वहां पर कांग्रेस का काफी बड़ा आधार था, और आप ही के कुलीग हैं, वो भी बार एसोसिएशन के प्रधान रहे, ही वाज द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर कांग्रेस, उनको टिकट ही नहीं दी गई। प्रेसिडेंट बिल्कुल इलेक्शन के समय कांग्रेस ने बदल दिया और करा साहब को ले आया, और वो भी हार गया बनिहाल से। किसके हाथों? नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ लड़ी। शुरू में ही ये जो गड़बड़ हुई सर, अब अगर कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस ही बेहतर बता सकती, मगर जो आप जैसे बड़े शख्सियत वकील होते हैं वो कहते जैसे खनसामा एक चावल बनाता ना बड़े सगले में, वो सिर्फ चावल का एक दाना निकालता, देख लेता चावल पूरे गले हैं या नहीं गले। आपने देखा जिस तरीके का हालात बने। कांग्रेस को जब पता था ये कानून में हार जाएंगे या इनको पूरा शायद सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो भागीदार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, और उससे पहले एडवोकेट जनरल ने रिजाइन कर देना। तो जैसे आपने कहा ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अल्टीमेटली सर सफरर तो जम्मू कश्मीर का आवाम होगा, जिसने कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनाया, बहुत सोच के अपनाया। जम्मू के हिंदू बाहुल ने भाजपा को अपनाया, अच्छी बात है। शुरू में चीफ मिनिस्टर ने कुछ ऐसे साइन भी दिखाए जो लगता है बराबर चलेंगे, मगर ये जो बहुत बड़ा एक कह लीजिए ब्रज गिरा है ना, बड़ा बड़ा ब्रजाघात हुआ है, इससे आखिर में आपसे जानना चाहूंगा सर, इसका भविष्य क्या होगा और किस पस मंजर को आप देख रहे हैं? बस आखिर में ये जानना चाहूंगा। देखिए, ये जो कोर्ट के अंदर मसला पहुंच गया, जहां से मैंने आपको बताया कि आज लगता यह है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपस में मिलजुल के ये पिटीशन फाइल नहीं की है देखने में, क्योंकि जब उसने अपना वकील खड़ा कर दिया, वो जब अपना स्टैंड ले रहा है, इसका मतलब इसके पिटीशन के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, या चीफ मिनिस्टर साहब नहीं ना लेना देना कोई। तभी तो है कि अगर आप मेरे से ज्वाइन कर रहे हैं, अगर इशू ज्वाइन कर रहे हैं, अगर ये ज्वाइंट गवर्नमेंट है, अगर ये सपोर्टिंग गवर्नमेंट है कांग्रेस की, फिर तो हम करना चाहिए ना कि ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ ज्वाइन करते हैं उनके साथ उनके आर्गूमेंट को फॉलो करते हैं, या अपना वकील खड़ा करके तो कहते हैं जो ये कांग्रेस का वकील कह रहा है यही हमारी भी दलील है। अब ये दलील तो वो इंडिपेंडेंट को लाना चाहते हैं, आई तो नहीं सामने आज, लेकिन उन्होंने कहा हम आर्गू करना चाहते हैं। इसका मतलब अब उनको लाइन चुननी पड़ेगी, एक लाइन चुननी पड़ेगी कि साहब ये कांग्रेस को साथ लेके चलें, ये जो ब्रीफ है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक ब्रीफ है उसको लेके चलें कि भाई जो वो उनका ब्रीफ है, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहता है कि ये बना सकते हैं 5 बंदे। अब ये चीफ मिनिस्टर का क्या स्टैंड है, क्या ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, या ये जो है इनको राइट टू वोट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, अब ये चीफ मिनिस्टर साहब फैसला करे कि साहब ये 90 की असेंबली थी, 85 का इलेक्शन होना चाहिए था, तो 5 इनको नॉमिनेशन का देना चाहिए था। तो ये जो परिभाषा अंदर आनी है, 5 तारीख को दोबारा डिबेट होनी है, तो ये मैं समझता हूं कहीं ना कहीं चूक गया है। ये कहीं ना कहीं सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर की नहीं, सरकार जो अब 2 सरकारें हैं ना, ए और बी। ए हो गई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं कहूंगा, बी सरकार हो गई चीफ मिनिस्टर साहब जो उमर अब्दुल्ला जी चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर जो है वो जो लीगल विजडम के लोग हैं, जो आंडू साहब हुआ करते थे, बाकी लोग हुआ करते थे, वो आज बैंकरप्सी है, टोटल बैंकरप्सी ऑफ लीगल एडवाइस। तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं कोर्ट के अंदर जो कोर्ट क्राफ्ट जानता है कौन सी बात किस वक्त कहनी है और क्या कहनी है, और इसके मायने पॉलिटिकल क्या होंगे और इसके मायने लीगल क्या होंगे। तो जब तक वो दिमाग आपके साथ नहीं है, जब तक आप उनके साथ मशवरा नहीं करते हो, तो आप किसके साथ मशवरा? सरकारी वकील तो आज मुझे लगा वो बागी हैं सारे। तो दूसरे को जो जिसको सिंघवी साहब के अगेंस्ट तो आपने बंदा खड़ा कर दिया अपना, तो आपको ये एडवाइस क्यों नहीं किसी ने दी कि साहब ये दिल्ली गए हैं, दिल्ली से ये आए हैं और पिटीशन फाइल हुई है, तो 4 दिन तक आप सोए रहे, क्या करते रहे आप? आपने पिटीशन क्यों नहीं डाली? क्या स्टैंड आपका? आपको क्लियर करना चाहिए था ना। कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा मसला है ये, जिसके अंदर हमने चलना है।
तो आपका क्या स्टैंड है 5 लोगों के बारे में कि साहब ये गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है विदाउट योर एडवाइस? तो स्टैंड लीजिए ना एक कि विदाउट द एड एंड एडवाइस आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ये नहीं बना सकते, तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। दूसरा कि ये 90 की असेंबली है, 5 की है, तो ये जो एडवोकेट जनरल का रिजाइन करना और बाहर चले जाना और उसका डिसीजन 4 दिन नहीं लेना, ये तो 1 मिनट में डिसीजन होना चाहिए था कि भाई साहब एडवोकेट जनरल मेरा कौन होगा सरकार का। तो सरकार सोई हुई है, तो सरकार ने जब जो लोग बाकी चल रहे हैं कश्मीर के अंदर जिन्होंने आज पेशी की, चाहे वो जम्मू में होते थे, जम्मू के लोग होते, लेकिन एडवोकेट जनरल तो नहीं होता ना। तो फिर आप एडवोकेट जनरल बनाने में इतना डिसीजन जिसको 5 मिनट लगते हैं, आपने उसको 5 दिन लगा दिए, तो अभी भी नहीं बनाया, अभी भी नहीं बनाया। अब सिचुएशन ये होगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ये चाहेगा कि वो बंदा एडवोकेट जनरल बने जो मैं कहूं वो कोर्ट के अंदर कहे, या चीफ मिनिस्टर जो कहे उसको मैं दस्तखत कर दूं, उसकी अपॉइंटमेंट कर दूं। अब दूसरी तीसरी लड़ाई ये शुरू हो जाएगी। ये सामने दर्शा रही ना अब चीज कि एडवोकेट जनरल कहां से बने। तो जो एडवोकेट जनरल होता है वो स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो आज स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के साथ ही नहीं नजर आए ना, गवर्नमेंट के साथ ही नजर, चाहे वो कोई भी था, एडिशनल हो कोई भी हो, तो उनकी वॉइस जो है आज वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। तो वो आज एडवोकेट जनरल तो बनना ही है, वो नहीं मैं कहता नहीं बनना, लेकिन क्या ये डिस्प्यूट क्या आएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उस ऑर्डर पे दस्तखत करेगा जैसे स्टेटमेंट पे कर दिए, ठीक है जो आपने कहा दुरुस्त है, करेगा? द आंसर इज नो। मुझे जो लग रहा है हालात के मुताबिक कि साहब वो तो अपने आप को डिफेंड करेगा, वो तो अपनी पावरों को डिफेंड करेगा, वो तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक कहेगा मेरी डिस्क्रिप्शन है तो मैं उसी को कोर्ट में अलाउ करूंगा, जो जिसको मैं अपॉइंट करूंगा, जो आप कहोगे मैं उसको अपॉइंट नहीं करूंगा। तो ये अब हो गया, आपने अपना एक स्पोक्समैन गवा दिया, आपने एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट गवाही का नहीं गवाही लेकिन डिस्प्यूटेड कर दी। अब जब जो ही आप प्रपोजल भेजते हैं आप शाम को, तो ये प्रपोजल पे दस्तखत होने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, मुझे जो लग रहा है वो आप पे दस्तखत नहीं करेगा। तो अगर वो दस्तखत के बिना किसी और को अपॉइंट कर जाते हैं फिर उसका डिस्प्यूट होगा, तो वो सामने एक नजर आ जाएगी चीज। क्योंकि अगर वो खुद ही बना देते हैं, ये भी मेरी डिस्क्रिप्शन है, ये मेरी डिस्क्रिप्शन है कि किसको एडवोकेट जनरल बनाना है किसको नहीं बनाना है, चले गए रिजाइन करके, लेकिन नया बनाते हैं हम, तो वो जो मेरे को डिफेंड करेगा कोर्ट में, तो जो उमर अब्दुल्ला को या कांग्रेस को डिफेंड करेगा वो बनेगा? द आंसर इज नो, द आंसर इज बिग नो। क्योंकि ये सामने सब कुछ चीजें होती हैं जो राइटिंग ऑन दी वॉल होती हैं। तो यहाँ पर जो कैबिनेट जो ही बनी और जो ही रिजाइन किया, अगर पहले तो उसी दिन बना देना चाहिए था एडवोकेट जनरल, बिल्कुल नहीं बनाया तो जिस दिन रेजिग्नेशन की बात आई तब बना देना चाहिए था। सारी दुनिया को पता लग गया कि एडवोकेट जनरल रिजाइन किया है, सिर्फ उमर अब्दुल्ला जी को नहीं पता लगा अभी तक कि भाई एडवोकेट जनरल मेरे पास नहीं है, कौन जाके कोर्ट में लड़ेगा, किसको लड़ा रहे हो आप? एक बंदा पकड़ रहे हो जो चलते चलते उसको भेज दिया कोर्ट में, क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको एडवोकेट जनरल है ना एक अपने पास, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस, और क्या है बीच में? तो आप उसको कोर्ट में आज ये आपने दर्शाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ और है, चीफ मिनिस्टर कुछ और है, कांग्रेस कुछ और है और लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ और है। आज तो आपने कोर्ट के अंदर जो सिनेरियो बना के दिखा दिया वो 5-6 दायरे होते हैं ना, जैसे आपने डाइसेंशन सामने आई। तो कहीं ना कहीं लीगल बैंकरप्सी, अच्छे लोगों को आगे लाना चाहिए, जल्दी डिसीजन लेने चाहिए। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मार खा गई सरकार। इस वक्त सरकार कहने का मतलब बी पार्ट, जो चीफ मिनिस्टर बने थे उनको ये डिसीजन फौरी तौर पर ले लेने चाहिए थे। भाई चलो ये बात मान लेते हैं कि एडवोकेट जनरल रिजाइन नहीं किया उस दिन, दूसरे दिन किया या तीसरे दिन किया, लेकिन आपने नहीं मुनासिब समझा कि इसको रिमूव किया जाए। ऑल राइट, मान लेते हैं 2 मिनट, मान लेते हैं कि आप जल्दी में नहीं थे, आप शायद इसको कंटिन्यू भी करते। लेकिन जब एक शख्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से बाहर हो जाता है, रियलाइजिंग इट, हो सकता है कि उन्होंने यही रियलाइज हो कि ये कंट्रोवर्सी आने वाली है, व्हाई शुड आई कम टू दिस कंट्रोवर्सी। बिल्कुल, पर एक मैं खाम चक्की में फंस जाऊंगा, अगर मैं ये साइड लेता हूं तो गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी, गवर्नमेंट की साइड लेता हूं तो ये साइड नहीं छोड़ेगी। मैं एक बात कर रहा हूँ हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, जैसे हम फोर्सी करते हैं क्वेश्चन ऑफ द जज। ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि उनके मन में क्या बातें रही होंगी, ये तो वही बता सकते हैं। हम सिर्फ एंटीसिपेट कर रहे हैं कि भाई साहब ये मुझे बताइए, ये कौन जस्टिफाई कर सकता है कि एडवोकेट जनरल आपने बनाने में बड़ी देरी कर दी, क्यों नहीं ये देरी की? तो फिर आपको अगर टीम बदलनी थी तो टीम आप जम्मू के केस जम्मू में फाइल हुआ, टीम बदल देनी चाहिए थी, आप नहीं बदली। आप वेट कर रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो अगर आपने वही की टीमें चलानी है जो चल रही हैं
फिर अब आपको ये बिल्कुल। फिर आपको प्राइवेट काउंसिल करने खड़े करने की जरूरत नहीं ना, फिर आप उन पे क्या डिपेंड जरूरत करिए, थी? आप ए उनको किसानी चलाइए। सर, ए किसानी सर, ए किसानी सर, हम कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। इन 35 मिनटों में जो आपकी इतनी ज्ञानवर्धक ये बातें आपने दी हैं, ये वो पिक्चर अभी लगता है बाकी है, ये दिस तो विल ट्रेलर गो था। ऑन। ये एंड लेट मी गिव अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। और चूंकि अपना आप भी लंबे समय से परिचित है, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर, मैं मगर कहूँ पिक्चर तो अभी बाकी है। आपसे हम तो ये और जर्नल। अनुभव लेके हाँ, आगे। बिल्कुल सर, थैंक्स अ लॉट फॉर ओके, योर काइंड कॉपरेशन। थैंक यू, थैंक यू, सबको मिला। थैंक यू सर। दर्शकों, और बाकी कार्यक्रम की यही समाप्ति है। धन्यवाद देते हुए ए के सानी सर को आप सभी से विदा लेते हुए नमस्कार। थैंक यू सर।